हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा लॉ सक्सेस मिरर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आईपीसी की धारा 304 बी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आईपीसी की धारा 304 बी के बारे में, क्योंकि ये धारा अभी हाल ही में चर्चा में थी। तो जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों थी और किससे संबंधित है, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं आईपीसी की धारा 304 बी, जिसको दहेज मृत्यु के नाम से जानते हैं। तो अब जानते हैं चर्चा में क्यों थी। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304 बी के दायरे को यह संकेत देकर विस्तृत किया है, या कहें कि इसका विस्तार किया है कि महिलाओं के खिलाफ क्रूरता को निर्धारित करने के लिए कोई उपयुक्त फॉर्मूला नहीं है। अब इससे संबंधित अब जानेंगे कि आईपीसी की धारा 304 बी क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे 304 बी के अनुसार देखा जाए तो दहेज हत्या का मामला बनाने के लिए किसी महिला की शादी के 7 वर्ष के भीतर जलने या अन्य शारीरिक चोटों से मृत्यु होनी चाहिए, और दहेज की मांग के संबंध में मृत्यु से ठीक पहले उसे पति या ससुराल वालों से क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। जब ये सारी चीज़ें होंगी तब इसके ऊपर केस ये बनेगा 304 बी का, यानी दहेज मृत्यु का। अब जैसे दहेज मृत्यु का केस है तो हम जानेंगे कि दहेज किसको बोलते हैं या दहेज क्या है, कहें इसको कहाँ परिभाषित किया गया है, कहाँ परिभाषित नहीं किया गया है। तो अब दहेज के बारे में जानेंगे। तो आईपीसी में दहेज शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि दहेज को दहेज निषेध अधिनियम 1961 में परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार इसे किसी भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसे देने के लिए सहमति व्यक्त की गई हो। अब सहमति व्यक्त की गई हो किसके और कैसे? तो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाह के लिए, दूसरा विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष अथवा किसी व्यक्ति को विवाह के समय, विवाह से के पहले या विवाह के बाद या विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में दिया हो या देना स्वीकार किया हो। तो हालांकि विभिन्न समाजों में प्रचलित प्रथागत भुगतान जैसे कि बच्चे के जन्म के समय आदि दहेज के अंतर्गत नहीं आते हैं। अच्छा, दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध माना गया है, और दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अतिरिक्त कानूनों को और अधिक कठोर बनाया गया है। अर्थात अब जानेंगे धारा 304 बी और धारा 498 ए, यानी 304 बी में दहेज मृत्यु और धारा 498 ए पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को भारतीय दंड संहिता में एकीकृत किया गया है। फिर है दहेज प्रथा और संबंधित मौतों के इस जघन्य कृत्य समाप्ति या इसे कम से कम करने के लिए धारा 113 बी दहेज मृत्यु के रूप में जिसका अनुमान है, इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक हिस्सा बनाया गया है। इस धारा को, या कहें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी में इसको स्थान दिया गया है। अब जानेंगे कि दहेज हत्या की रिपोर्ट क्या क्या है, या कहें कि क्या रिपोर्ट है यहाँ दहेज हत्या की, इसमें जानेंगे। तो वर्ष 1999 से 2018 तक लगभग एक दशक तक देश में दहेज के लिए होने वाली मौतों में 40% से 50% की हत्या हुई है। और वर्ष 2019 में आईपीसी के सेक्शन 304 बी यानी 304 बी के तहत दहेज हत्या के 7115 मामले दर्ज किए गए। अब जानते हैं कि ये जो डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में, इस डिसीजन में क्या बातें हुई, क्या क्या बातें रखी गई, इसके बारे में जानेंगे। तो दुल्हन को जलाने और दहेज की मांग संबंधी सामाजिक बुराई को रोकने की विधायी मंशा को ध्यान में रखते हुए आईपीसी की धारा 304 बी की व्याख्या की जानी चाहिए। दूसरा, न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए कि क्या क्रूरता या उत्पीड़न और पीड़ित की मृत्यु के बीच की अवधि सून बिफोर पद के भीतर आती है या इस पद सून बिफोर के भीतर आएगी। इस तरह के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक पीड़ित के साथ हुई क्रूरता और
परिणामी मृत्यु के बीच निकट और जीवंत संबंध की स्थापना है। वर्षों से न्यायालय ने धारा 304B में सून बिफोर वाक्यांश की व्याख्या इमीडिएटली बिफोर के रूप में की थी। यह व्याख्या एक पीड़ित महिला के लिए यह आवश्यक शर्त निर्धारित करती है कि मरने से पहले उसे परेशान किया गया हो। यहाँ तक कि क्रूरता का दायरा भी काफ़ी विविध है, क्योंकि यह शारीरिक, मौखिक या भावनात्मक रूप से भी हो सकती है। इसलिए दिए गए फॉर्मूला को यह परिभाषित करने के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता कि सून बिफोर वाक्यांश सटीक है या नहीं है। इसके अलावा इस खंड में सामान्य परिस्थितियों के अलावा वाक्यांश एक व्याख्या की मांग करता है। आईपीसी की धारा 304B मृत्यु को मानव हत्या या आत्मघाती या आकस्मिक रूप से वर्गीकृत करने में एक पिंजन अप्रोच का प्रयोग नहीं करती। साथ ही आरोपी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री के संबंध में निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। हालांकि अन्य महत्वपूर्ण विचारों को संतुलित करने की आवश्यकता है, जैसे कि त्वरित परीक्षण का अधिकार। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी हाल ही में अपना डिसीजन दिया, ये वो था। उसमें क्या क्या दलीलें पेश की गई, ये सारी बातें थी। दोस्तों, आपको जैसा भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।